सीन एक यंग मैन जिसका नाम बैक रियन है के साथ शुरू होता है, जो अपनी माँ को पुकार रहा है और शौक में चिल्ला रहा है, सोच रहा है कि क्या हुआ। उसके पिता कोल्ड न्यूज का सामना करते हैं, उसे ऑर्डर देते हैं कि हंगामा ना करे और तुरंत वहां से चला जाए। वो फिर ऑर्डर्स देते हैं कि इस मामले को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और कोई खबर लीक ना हो। वो अनाउंस करते हैं कि बैक फैमिली जो हुआ उसके लिए बदला नहीं लेगी। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो ये डिसीजन फैमिली की भलाई और ग्रेटर गुड के लिए ले रहे हैं और स्पेसिफिकली अपने बेटे को अकेले बदला लेने के खिलाफ वार्न करते हैं। बैक रियन एक्सट्रीम शॉक और दर्द दिखाता है। फिर वो अपने पिता के चेहरे पर रोते हुए पूछता है कि वो कैसे खुद को मर्द होने का दावा कर सकते हैं जब वो अपनी पत्नी के मर्डर पर रिस्पॉन्ड करने से भी मना कर रहे हैं। बदला लेना तो दूर की बात है। वो उन्हें इनह्यूमन कहता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो चला जाएगा, ये कहते हुए कि अब उसका बैक फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही वो भागता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके पास करंट स्टेट में बदला लेने के लिए काफ़ी ताकत नहीं है। इसलिए वो इमेंस पावर हासिल करने की कसम खाता है जिसे कोई इग्नोर ना कर सके। वो एक नया सेक्ट इस्टेब्लिश करने, अपने आदमी इकट्ठा करने और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का फैसला करता है। जैसे वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, वो उन सब के बारे में सोचता है जिनका उसकी माँ की मौत में हाथ था, और वो सब जो सच जानते थे और चुप रहना चूज किया। वो कसम खाता है कि वो अपना बदला लेगा, भले ही इसमें दशक लग जाए। 12 साल बाद सीन एक ऐसी जगह शिफ्ट होता है जो आग की लपटों में घिरी हुई है, जहां एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है, एडमिट कर रहा है कि वो गलत था और मुरे मलायंस को इन्फॉर्म करने की भीख मांग रहा है। ये आदमी अब बड़े हो चुके बैक रियन से मिन्नतें करता है, उसे कुछ भी देने का ऑफर करता है जो वो चाहता है। मलबे और लाशों के बीच वो जोर देता है कि उसका ऑफर अच्छा है, जिस पर बैक रियन शांति से जवाब देता है कि एक चीज़ है जो उसे अभी चाहिए। आदमी उत्सुकता से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो उसे मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे उसकी जान चाहिए। आदमी पैनिक करता है और कहता है कि ये एक अनफनी जोक है। बैक रियन कंटिन्यू करता है, ये कहते हुए कि अगर वो उसे अपनी जान नहीं दे सकता तो वो खुद ले लेगा। आदमी गुस्सा हो जाता है, उस पर खेलने का इल्ज़ाम लगाता है और उसे टुकड़ों में फाड़ देने की धमकी देता है। बैक रियन, जो अचानक उसके पीछे आ जाता है, जवाब देता है कि उसका मुंह उतना ही गंदा है जितना उसका अपीयरेंस। वो उसे जोर से मारता है, उसे हवा में उड़ा देता है, जमीन में एक गड्ढा बना देता है और पावरफुल इम्पैक्ट से धूल का एक बादल छोड़ देता है। ओपोनेंट चिल्लाता है, बैक रियन का सर मुरेम अलायंस को फेंकने की धमकी देता है। वो तेजी से मूव करता है और उसे बीच से काट देता है। लड़ाई के बाद एक लेडी उसके पास आती है, उसे लीडर कहकर बुलाती है। वो उसे बताती है कि किसी ने उसे कुछ डिलीवर करने के लिए कहा था, जो वो एक ट्रे पर पकड़े हुए हैं, जब वो खत्म कर ले। बैक रियन खून से सना हुआ और मुस्कुराता हुआ मोयोंग ह्योन नाम की लेडी का शुक्रिया अदा करता है, उसकी परेशानी और इंतजार के लिए अप्रिशिएट करता है। ह्योन उसे एक स्क्रोल देती है और उसे अपने चेहरे से खून साफ करने के लिए कहती है, जिस पर वो जवाब देता है कि ये परेशानी वाली बात नहीं थी। दोनों एक जलती हुई बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं और वो सोचता है कि क्या ये अंत है या शायद बस शुरुआत। फिर वो स्क्रोल उसकी तरफ फेंकता है और उसे मुरे मलाहिस को डिलीवर करने का ऑर्डर देता है, अनाउंस करते हुए कि उसने रिटायर होने का फैसला किया है। जैसे वो जलती हुई जगह से दूर जाते हैं, हियोन पूछती है कि क्या वो अपने होम टाउन वापस जाएगा, और वो कंफर्म करता है कि उसने अनायंस में अपने सारे गोल्स हासिल कर लिए हैं। वो पूछती है कि क्या वो भी रिटायर होने पर उससे मिलने आ सकती है, और वो सहमत हो जाता है। उसे कहता है कि अगर वो बहुत बोर हो जाए तो उसे ढूंढने आ जाए। वो जिद करती है कि उसे पता होना चाहिए कि उसे ढूंढने कहाँ जाना है, और वो उसे बताता है कि वो हुआंग काउंटी हब में होगा। सीन बैक रियन पर शिफ्ट होता है, जो एक बोट पर है, सोच रहा है कि एक लंबा वक्त बीत गया है। वो याद करता है कैसे उसने अपनी फैमिली छोड़ी और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुरिम अलायंस ज्वाइन किया, कैसे वो नए मार्शल आर्ट्स क्रिएट करने की वजह से लीडर की पोजीशन तक पहुंचा, और उन 12 सालों को याद करता है जो ज्वाइन करने के बाद बीत गए। वो मुस्कुराता है, महसूस करता है कि वो आखिरकार अपना खुद का सेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है। वो बोट पर अपने विचार जारी रखता है, नोट करता है कि उसने मैंशन खरीदने के लिए काफ़ी पैसे बचा लिए हैं और अभी सुना है कि एक परफेक्ट प्रॉपर्टी बिकाऊ है, ये महसूस करते हुए कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। वो मन ही मन हंसता है, ये मानते हुए कि स्वर्ग उसकी मदद कर रहा है। फिर वो जोर से हंसने लगता है। बूढ़ा नाविक कमेंट करता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ अच्छा हुआ होगा, और बैक रियन अपनी एक्सेसिव एक्साइटमेंट के लिए माफ़ी मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक मैंशन खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है, ताकि वो सेक्ट इस्टेब्लिश कर सके जिसका प्लान उसने पूरी जिंदगी बनाया है। और नाविक नोट करता है कि वो एक यंग सेक्ट लीडर है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है कि पास में बिकने वाला अकेला मैंशन हॉन्टेड वाला है, और बैक रियन उससे पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। नाविक बात टाल देता है, उसे सेक्ट इस्टेब्लिश करने में लक विश करता है। बैक रियन उसका शुक्रिया अदा करता है, कॉन्फिडेंटली सोचते हुए कि बस कॉन्ट्रैक्ट बचा है, सोचते हुए कि क्या ही गलत हो सकता है। वो हंसना जारी रखता है। हालांकि पहुंचने पर उसे एक बड़ा शॉक लगता है। वो एक पूरी तरह टूटी हुई बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और अपने साथ वाले आदमी, जिसका नाम युरांग है, से पूछता है कि क्या यही वो जगह है।
जिस पर यूरांग एंथुजियास्टिकली जवाब देता है, पॉइंट आउट करते हुए कि ये कितनी स्पेशियस है। वो उसे गुस्से से पकड़ता है, उस पर स्कैम करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाता है। यूरांग खुद को डिफेंड करता है, इंसिस्ट करता है कि ये जगह मिलना मुश्किल था और उसे डिसाइड करने से पहले आसपास देखने के लिए कहता है। जैसे वो अंदर टूर करते हैं, बैक रियन नोटिस करता है कि जगह सिर्फ गंदी ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे बिल्कुल मैनेज नहीं किया गया है। यूरांग एक्सप्लेन करना जारी रखता है, पॉइंट आउट करता है कि प्रॉपर्टी में 45 रूम्स और 5 ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, एक बड़ा और 4 छोटे। वो 5 ट्रेनिंग ग्राउंड से सरप्राइज होता है और पूछता है कि यहाँ कौन सा सेक्ट था, लेकिन यूरांग दावा करता है कि वो नहीं जानता। मैंशन बहुत पुराना है और वो बस एक ब्रोकर है जो इसे बेच रहा है। वो कुछ हद तक कन्विंस हो जाता है, ये सोचते हुए कि थोड़े काम के साथ ये जगह सेक्ट खोलने के लिए सूटेबल होगी, लेकिन यूरांग हिचकिचाता है। वो भरता है और सीधे पूछता है कि जगह के साथ असली प्रॉब्लम क्या है। यूरांग एडमिट करता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिवाय इसके कि मैंशन खरीदने वाले पिछले सभी लोगों की मौत हो गई, जो बैक रियन को शॉक कर देता है। वो कंफर्म करता है कि वो सब बिना किसी एक्सटर्नल इंजरीज के हार्ट फेलियर से मर गए। यूरांग अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखता है, रिवील करता है कि पिछले सभी खरीदार पहली रात ही मैंशन खरीदने के तुरंत बाद मर गए, इसलिए ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। वो ऐड करता है कि उन्होंने गार्ड्स और टाओइस्ट मास्टर्स हायर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैक रियन गुस्सा हो जाता है, सोचते हुए कि क्या यूरांग जानबूझकर उसे इस जगह फंसाने की कोशिश कर रहा है। डरा हुआ यूरांग तुरंत एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर करता है, इसे मार्केट वैल्यू के 10वें हिस्से में बेचने का सुझाव देता है, फिर अपनी बात वापस लेता है और सिर्फ 4 सिल्वर इंगॉट्स एक्सेप्ट करता है। बैक रियन का मूड अचानक बदल जाता है और वो जोर से हंसता है, अपना हाथ यूरांग के कंधे पर रखता है और उसे पैसे का बैग पकड़ा देता है, ये कहते हुए कि उसे शुरू से ही कम प्राइस बताना चाहिए था ताकि वो उसे गलत ना समझता। यूरांग राहत की सांस लेता है और उसकी तारीफ करता है, नोट करता है कि ऐसे हिम्मत वाले काम की उम्मीद उसी से की जा सकती है जो ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट का फॉर्मर लीडर है, जिन्हें गोस्ट हंटर्स के नाम से जाना जाता है। फिर वो उसे मैंशन की डीड देता है। बैक रियन डीड ले लेता है। जैसे ही यूरांग जाने वाला होता है, उसे कुछ अजीब नोटिस होता है, लेकिन पूछे जाने पर वो दावा करता है कि कुछ नहीं है। यूरांग डिक्लेयर करता है कि उसका रोल खत्म हो गया है और मजाक में उसे कहता है कि अगर वो चमत्कारी रूप से एक रात जिंदा बचने में कामयाब हो जाए तो उसे आकर उसे ढूंढना चाहिए। बैक रियन उसे अश्योर करता है कि वो करेगा। यूरांग के जाने के बाद वो टूटे फूटे आंगन में अकेला खड़ा होता है और आह भरता है। अचानक वो एक जोर की खुशी की चीख के साथ खामोशी तोड़ता है, अपनी बेइंतहा खुशी जाहिर करता है कि आखिरकार उसका अपना मैंशन है। वो एक्साइटेडली अंदर भागता है, हंसते हुए, और कहता है कि अब बस अपने नए सेक्ट के लिए डिसाइपल्स ढूंढना बाकी है। वो अचानक रुकता है और गंदगी और जमी हुई धूल को देखता है। रियलाइज करता है कि उसे शायद पहले जगह साफ करनी चाहिए। वो तुरंत काम शुरू करता है, एक्टिवली फ्लोर्स और कॉरिडोर्स को पोंछता है। वो सफाई जारी रखता है, सोचते हुए कि मेन हॉल साफ करने के बाद उसका काम हो जाएगा। वो मेन हॉल के एंट्रेंस पर खड़ा होता है, डिटर्मिन्ड कि जल्दी करे और इस आखिरी हिस्से को खत्म करे। हॉल में एंटर करने पर उसे कमरे के बीच में एक स्टैंड पर कुछ दिखता है। वो उसके पास जाता है, सोचते हुए कि क्या पिछला ओनर इसे पीछे भूल गया। वो तलवार उठाता है, नोट करता है कि ये कीमती लगती है और शायद अच्छी प्राइस मिल जाए। इसे एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस मानता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसे अचानक चक्कर आने लगता है और वो जगह का होश खो देता है, सोचते हुए कि वो कहाँ है। एक मिस्टीरियस ग्लोइंग सिस्टम इंटरफेस उसके सामने आता है। उसे एक एग्जामिनी, एक मार्शल आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करता है, और ये कि उसका गोल एक सेक्ट एस्टैब्लिश करना है जिसका ओवरऑल रेटिंग रैंक 2 हो। सिस्टम नोट करता है कि ये पिछले सभी एग्जामिनीज में सबसे हाईएस्ट रैंक है। बैक रियन शॉक में देखता है, सोचते हुए कि वो क्या देख रहा है। वो बेहद कंफ्यूज लगता है जैसे ही वो अपने सर पर एम किए गए एक तेज अटैक को डॉज करता है। सिस्टम अचानक अनाउंस करता है कि वो टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट कर रहा है। बैक रियन को तुरंत यूरांग की कहानी याद आती है, पिछले ओनर्स के पहली रात मरने के बारे में, और रियलाइज करता है कि ये टेस्ट वही है जो उनके साथ हुआ था। एक अजीब डिवाइस सीलिंग से दिखाई देता है और सिस्टम अनाउंस करता है, टेस्ट कमेंसिंग, डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम। वो खुद को एक ग्लोइंग टेस्ट एनवायरनमेंट में पाता है, लड़ने के लिए तैयार होता है और चैलेंज एक्सेप्ट करने और जो भी रास्ते में आए उसका सामना करने का फैसला करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि टेस्ट एरिया हॉल ऑफ स्ट्रेंथ है। वो पावरफुल तरीके से एक अटैक ब्लॉक करता है और डिफाइंटली चिल्लाता है, आने दो, डिक्लेयर करते हुए कि वो सबको साबित कर देगा कि वो सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मुरेम अलायंस की ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट का फॉर्मर लीडर है। वो एक फाइटिंग स्टैंस लेता है और टेस्ट को आने के लिए कहता है, और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है सेक्ट सिस्टम की इनिशियलाइजेशन अनाउंस करके। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वो वापस मेन हॉल में आ जाता है, हैरान और सोचते हुए कि क्या हुआ। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है और यूरांग के लिए चिल्लाता है। अगली सुबह यूरांग अपने ऑफिस में बैठा दिखता है, फॉर्मर लीडर है। वो एक फाइटिंग स्टैंस लेता है और टेस्ट को आने के लिए कहता है, और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है सेक्ट सिस्टम की इनिशियलाइजेशन अनाउंस करके। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वो वापस मेन हॉल में आ जाता है, हैरान और सोचते हुए कि क्या हुआ। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है और यूरांग के लिए चिल्लाता है। अगली सुबह यूरांग अपने ऑफिस में बैठा दिखता है और जब बैक रियन उसे देखता है, वो उसे शांति से ग्रीट करता है और कूलली पूछता है कि क्या रात में उसके साथ कुछ अजीब हुआ।
वो यूरांग के ऑफिस में तूफान की तरह घुसता है और इंटेंस गुस्से की हालत में उसे कपड़ों से पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर चिल्लाता है कि उसने उसे ऐसी बात क्यों नहीं बताई कि सिस्टम अपीयर होगा। वो चिल्लाना जारी रखता है, ब्लू सिस्टम विंडो की तरफ इशारा करते हुए, जो सिर्फ वही देख सकता है। कहता है कि ये चीज़ कल रात से उसे फॉलो कर रही है और पूछता है कि ये क्या है। यूरांग उसे अजीब तरीके से देखता है, कंफर्म करता है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा और पूछता है कि क्या पिछली रात उसके सर पर चोट लगी थी। वो उसे जाने देता है बड़बड़ाते हुए और यूरांग मौके का फायदा उठाकर थोड़ा मुस्कुराता है। ऑफर करता है कि अगर वो परेशान है तो वो मैंशन वापस ले लेगा। बैकरियन ऑफर मना कर देता है, इंसिस्ट करता है कि उसे अभी भी मैंशन चाहिए और उसे अब सेक्ट ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयारी करनी होगी, जिसके लिए बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है। वो अपनी ज़रूरतें लिस्ट करना शुरू करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसे पहले यूनिफॉर्म्स चाहिए, लगभग 20 सेट्स, और यूरांग से पूछता है कि क्या उसके पास फैब्रिक स्टोर्स के लिए कोई रिकमेंडेशंस हैं। वो जवाब देता है कि वो पास के कुछ स्टोर्स रेकमेंड कर सकता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि अभी डील्स करना आसान नहीं होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि हर कोई हुआंग रियोंग ट्रेडिंग कंपनी का फेवर जीतने में बिजी है, एक नाम जो बैकरियन पहचानता है। यूरांग कंफर्म करता है कि ये वही फेमस कंपनी है जो जनरेशन से रॉयल फैमिली को फैब्रिक सप्लाई कर रही है। यूरांग हुआंग रियोंग ट्रेडिंग कंपनी के इमेंस इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करना जारी रखता है, यहाँ तक कि मुरिम दुनिया में भी, जहाँ ये राइटियस और ईवल दोनों सेक्ट्स के साथ डील करती है। इस हद तक कि ग्रेट क्लैंस भी इसके साथ सावधानी से डील करते हैं। फिर वो अपनी चाय पीता है और बैकरियन से मजाक में कहता है कि उसके बजट को देखते हुए उसे हुआंग फैब्रिक्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह उसकी लीग से बाहर हैं। बैकरियन एडमिट करता है कि उसके शब्द सच हैं, लेकिन वो फिर भी चुपते हैं। यूरांग ऐड करता है कि वो वैसे भी एक फेमसली हॉन्टेड मैंशन के ओनर के साथ डील करने में हिचकिचाएंगे और उसे एडवाइस करता है कि वो रेगुलर फैब्रिक स्ट्रीट में जाकर देखे। इसी बीच सिस्टम विंडो दिखाई देती है, पेट घोस्ट एनिमल शिकायत करती है और बैकरियन उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। वो अचानक रुकता है कुछ रियलाइज करके, उसने मैंशन का कॉन्ट्रैक्ट कल ही साइन किया था, तो हॉन्टेड मैंशन की अफवाह इतनी जल्दी कैसे फैल गई। यूरांग कोडली कहावत के साथ जवाब देता है, बातें पैरों से तेज चलती हैं। बैकरियन अपनी आंखें तंग करता है और एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे रियलाइज होता है कि यूरांग ने खुद ये अफवाह फैलाई है। यूरांग इसे डिनाई करने की कोशिश नहीं करता। बैकरियन आह भरता है और डिसाइड करता है कि किसी भी तरह ये उसके नए सेक्ट के लिए फ्री प्रमोशन है। यूरांग डर से कांपता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि बैकरियन का जिंदा बचना सबूत है कि जगह डेंजरस नहीं है और सब कुछ ठीक है। बैकरियन उसका सामना करता है और उस पर चिल्लाता है, उस पर हॉन्टेड मैंशन लाने और उसकी प्रॉब्लम्स की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाता है। फैब्रिक स्ट्रीट में एक वेंडर शांति से जवाब देता है, उसे बताता है कि वो उसे नहीं बेचेगा। मर्चेंट उसके मुंह पर दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता है, रिपीट करते हुए कि वो उसे कुछ नहीं बेच सकता, जैसे बैकरियन उससे कम से कम सुनने की भीख मांगता है। मर्चेंट उसके चेहरे पर कुछ फेंकता है और उसे दूर जाने का ऑर्डर देता है। उसे एक कर्स्ड घोस्ट मैन बुलाता है। जैसे वो दूर जाता है, वो लोगों को अपने बारे में फुसफुसाते हुए सुनता है, फिर से सोचते हुए कि अफवाहें कितनी तेज़ी से फैलती हैं, और खुद को शांत करने की कोशिश करता है ताकि लोग ये ना सोचें कि हेवनली हीलर, उसका निकनेम, पागल हो गया है। अचानक वो किसी को दूसरे के लिए चिल्लाते हुए सुनता है कि उसे जाने दो। वो मुड़ता है और देखता है कि एक आदमी एक छोटे लड़के सेऊ को पकड़े हुए है जो उससे चिपका हुआ है। लड़का चिल्ला रहा है कि आदमी ने उसकी बहन को ठीक करने का वादा किया था। एक बूढ़ा आदमी, एल्डर, उनकी तरफ भागता है, लड़के को पुकारते हुए, सेऊ। लड़का एल्डर को एक्सप्लेन करता है कि इन वॉरियर्स ने उसे धोखा दिया, उसके पैसे ले लिए और उसकी बहन का इलाज नहीं किया। आदमी गुस्सा हो जाता है और सेऊ के चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, चिल्लाता है कि उसकी बहन होपलेस है और डॉक्टर्स ने भी उस पर उम्मीद छोड़ दी है। जब एल्डर पीटते हुए लड़के का नाम चिल्लाता है, बूढ़ा आदमी बीच में आता है, आदमियों के पहरावे को नोटिस करता है और उन्हें बैकहैम सेक्ट के मेंबर्स के रूप में पहचानता है। पूछता है कि वो एक बच्चे को ऐसे कैसे बुली कर सकते हैं। ग्रुप का हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर अपने सबॉर्डिनेट को मामले को चुपचाप हैंडल करने और ये इंश्योर करने का ऑर्डर देता है कि खबर सेक्ट लीडर तक ना पहुंचे। सबॉर्डिनेट, एक बड़ा आदमी, मुस्कुराता है, अपनी उंगलियां चटकाता है और एल्डर और लड़के से कहता है कि उन्हें पोलाइट होना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उसे अपने हाथ फिर से खून से रंगने पर मजबूर कर दिया है। बड़ा आदमी मजाक में मुस्कुराता है। इससे पहले कि वो मूव कर सके, उसे बैकरियन से चेहरे पर एक अचानक पावरफुल किक पड़ती है। आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और बैकहैम सेक्ट का हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर दंग रह जाता है, चिल्लाता है और अटैकर की आइडेंटिटी जानना चाहता है। बैकरियन शांति से खड़ा होता है, एल्डर और लड़की की तरफ देखता है, फिर आदमी को जवाब देता है कि उसका नाम शायद अभी फेमस ना हो, लेकिन पूछे जाने पर जवाब देना पोलाइट होता है। वो कॉन्फिडेंटली खुद को इंट्रोड्यूस करता है, अनाउंस करता है कि वो बैकरियन है, हेवनली ब्लिस सेक्ट का लीडर। बैकहैम सेक्ट का सीनियर मेंबर गुस्से से चिल्लाता है, सवाल करता है कि एक अनजान सेक्ट बैकहैम सेक्ट के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे करता है। सीनियर आदमी अटैक करने के लिए दौड़ता है। बैकरियन एक तेज़ और पावरफुल अटैक के साथ काउंटर करता है। उसके हाथ पर निशाना लगाते हुए वो अपने गिरे हुए ओपोनेंट्स के ऊपर खड़ा होता है। कूली कमेंट करता है कि लोगों को उनके सेक्ट के नाम पर जज करना अच्छी आदत नहीं है। वो ऐड करता है कि ये करना तब और भी बुरा है जब वो अपने ओपोनेंट की स्किल भी नहीं जानते।
एक और आदमी गुस्सा हो जाता है और अटैक लॉन्च करता है, धमकियां चिल्लाता है और पूछता है कि क्या बैकरियन बैकहैम्स एक्ट का विरोध करने की हिम्मत करता है, और पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि इसका मतलब क्या है। बैकरियन स्किलफुली अटैक डॉज करता है और उसके चेहरे पर काउंटर पंच मारता है, बस जवाब देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे नीचे गिराने के बाद स्क्वाड लीडर को कुछ रियलाइज होता है, बड़बड़ाते हुए और सोचते हुए कि क्या मोरेम अलायंस की ब्लू स्काई यूनिट का फॉर्मर ग्रेट मास्टर वही है जिसने हॉन्टेड मैंशन खरीदा था। बैकरियन परेशानी में अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है। जैसे ही दंग रह गया आदमी पूछता है कि क्या वो वही है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, सोचते हुए कि ये बेवकूफ़ाना अफवाह कहाँ तक फैल गई है। वो शिकायत करता है कि इस अफवाह की वजह से उसे यूनिफॉर्म भी नहीं मिल पाई। इसे अनोइंग डिस्क्राइब करता है। फिर वो बैकहैम हेम्बर की तरफ मुड़ता है, डिमांड करता है कि वो उसकी पीठ पीछे बकबक करना बंद करे और इसके बजाय फाइट में उसका सामना करे। आदमी इसे बैकहैम सेट के लिए पब्लिक चैलेंज मानता है, उस पर अटैक करने के लिए हवा में कूदता है और कसम खाता है कि वो अपने एरोगेंस पर पछताएगा। दोनों के बीच एक फियर्स फाइट शुरू हो जाती है। उनके क्लैश की ताकत से जमीन टूट जाती है। बैकरियन अपने अपोनेंट के तेज अटैक्स को डॉज करता है। एक और शख्स पीछे से उस पर स्नीक अप करने की कोशिश करता है। बैकरियन फिनिशिंग ब्लोज देने से पहले उनके स्ट्राइक्स ब्लॉक करता है। बैकहैम सेट के मेंबर जमीन पर गिर जाते हैं, हारे हुए। जैसे ही आदमी शॉक में जमीन पर लेटा होता है, बैकरियन उसे कहता है कि अगर उसे चैलेंज चाहिए था तो उसे मिल गया। वो मैंशन में मिली बड़ी तलवार पकड़ता है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं, और आदमी को इनवाइट करता है कि अगर उसे फाइट चाहिए तो वो कभी भी हेवनली ब्लिस सेक्ट में आकर उसे ढूंढ ले। वो सजेस्ट करता है कि वो चुपचाप चला जाए, वरना वो कुछ और बुरा देखेगा। बैकम सेक्ट के मेंबर्स भाग जाते हैं, बदले की कसम खाते हुए। बैकरियन एल्डर और लड़के सऊ की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और लड़का उसे वॉरियर बुलाता है। सऊ एक्साइटेडली उठता है, बैकरियन को याद दिलाता है कि वो यूनिफॉर्म ढूंढ रहा है और अनाउंस करता है कि उसकी बहन कपड़े बनाने में बहुत स्किल्ड है। वो अचानक उसके सामने गहराई से झुकता है, उससे अपनी बहन को बचाने की भीख मांगता है। बैकरियन शर्मिंदा होता है और उसे कहता है कि इसके लिए उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, जबकि ब्लू सिस्टम विंडो उसके बगल में दिखाई देती है। विंडो एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डिस्कवरी अनाउंस करती है और ये कि टारगेट की रेटिंग रैंक 3 है। जबकि लड़का उम्मीद से मुस्कुराता है, बैकरियन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो मुस्कुराता है, सोचते हुए कि रैंक 3 प्रॉमिसिंग लग रहा है, और लड़के से इसके बारे में और बताने के लिए कहता है। सऊ एक्सप्लेन करना शुरू करता है जैसे वो चलते हैं, बताता है कि उनके पेरेंट्स पिछले साल मर गए, सिर्फ वो और उसकी बहन बचे हैं। वो कंटिन्यू करता है कि उसकी बहन हैंडीक्राफ्ट्स में स्किल्ड है, इसलिए वो मैनेज कर पाई, लेकिन हाल ही में वो एक बीमारी से बीमार पड़ गई जो उसके लिम्स को जमा देती है। बैकरियन इस अजीब बीमारी के बारे में सोचता है। वो एल्डर से उनके साथ रिश्ते के बारे में पूछता है। एल्डर एक्सप्लेन करता है कि वो अगले गांव में एक छोटी फैब्रिक शॉप चलाता है और वो लड़के की बहन को कुछ काम देता था, लेकिन वो चिंतित हो गया जब उसका उससे कॉन्टैक्ट टूट गया। सऊ बैकरियन और एल्डर को अपने घर ले जाता है, उनके आने की अनाउंसमेंट करता है। वो एक टूटी हुई झोपड़ी में एंटर करते हैं, जिससे बैकरियन सीक्रेटली उम्मीद करता है कि जगह उन पर ना गिर जाए। सऊ अपनी बहन को पुकारते हुए अंदर भागता है, एक्साइटेडली उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए एक गोस्ट स्लेइंग वॉरियर लाया है। बैकरियन इस एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शन को करेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है जब वो हाथों को बिना नुकसान पहुंचे तेजी से जलती आग की तरफ बढ़ते हुए देखने का शॉकिंग मंजर देखता है। एक लड़की आग के सामने शांति से बैठी दिखाई देती है और न्यू कमर से पूछती है कि वो कौन है। वो हैरानी से नोटिस करता है कि लड़की सऊ अपने लिम्स सीधे आग में डाल रही है बिना जले, और रियलाइज करता है कि उसकी कंडीशन उससे कहीं ज़्यादा खराब है जो उसने इमेजिन किया था। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके लिम्स में आग और कोल्ड एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बैकरियन अनुमान लगाता है कि ये यिन पर बेस्ड इंटरनल एनर्जी होने का साइड इफेक्ट हो सकता है। वो आगे बढ़ता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे बताता है कि वो उसके भाई की रिक्वेस्ट पर उसे बचाने आया है।